नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली सिंह हेलो डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर का हमारा आज का एपिसोड है बेहद खास और ये एपिसोड है मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. ठाकुर को समर्पित, जो आज हमारे बीच नहीं है। हमारे आज के महा एपिसोड में करेंगे चर्चा हृदय रोग के बारे में। तो स्वस्थ रहना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। यदि शरीर के किसी भी अंग को तकलीफ होती है तो इससे सिर्फ वो अंग नहीं बल्कि हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है। ऐसे में कैसे परेशानियों और बीमारियों से निपटा जाए, इसी पर चर्चा होती है हेलो डॉक्टर में। आप भी अपनी समस्या के समाधान के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे हम आपको बताएं कि हमारा आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, जो देंगे आपको कुछ सलाह और सुझाव भी। तो उठाइए फोन, जुड़ जाइए हमारे साथ और पूछिए सवाल। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वैसे हम आपको नंबर भी अपना बता दें, हमारा नंबर है 061225400282 और साथ ही एक और नंबर है जो आपको बताए 061225404443। ये दो नंबर है जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहान मौजूद है। हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर अब तक के उनके सफर पर। विश्व चिकित्सा जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान। डॉक्टर त्रेहान वर्ल्ड रिनाउंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं। इन्होंने 50,000 से ज्यादा कार्डियक सर्जरीज परफॉर्म किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान हूँ। मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ और मेदांता द मेडिसिटी, जो हमने नया हॉस्पिटल बनाया, उसका चेयरमैन हूँ। तो मैं आपसे एक जर्नी डिस्कस करना चाहता हूँ कि हार्ट सर्जरी जो आज से कोई 40 साल पहले शुरू हुई, खुशकिस्मती से मैं भी उसका पार्ट था न्यूयॉर्क में। जो पहले साल में जब सर्जरी शुरू हुई थी तो सिर्फ 70-75% लोग बचते थे। आज के दिन में वो 40 सालों में 99.8% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बाईपास सर्जरी से। तो इस जर्नी में हमें बड़ी खुशी हुई है कि कहां से कहां तक हम इसकी सेफ्टी बढ़ा सकें। डॉक्टर त्रेहान रोबोटिक हार्ट सर्जरी परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन कार्डियक सर्जन हैं। इन्हें 1991 में प्रेसिडेंट श्री आर वेंकट रमन ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ सर्जरी के लिए पद्मश्री अवार्ड और 2001 में प्रेसिडेंट श्री के.आर. नारायणन ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर त्रेहान ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से 1968 में MBBS और न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से इंटर्नशिप कंप्लीट किया। इसी क्रम में इन्होंने अमेरिका के फिलाडेल्फिया से इंटर्नशिप किया और अंडर डॉक्टर स्पेंसर एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी थोरैकिक सर्जरी रेसिडेंसी कंप्लीट किया। डॉक्टर त्रेहान ने अमेरिका से लौटकर न्यू दिल्ली में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर 1988 में शुरू किया। यहाँ इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन के पद पर 20 वर्षों तक अपनी सेवा दी। इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल कार्डियक सर्जन जून 1991 से अपॉइंट किया गया। डॉक्टर त्रेहान ने 2007 में एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर छोड़कर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेदांता द मेडिसिटी शुरू किया। वर्तमान में डॉक्टर नरेश त्रेहान मेदांता द मेडिसिटी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने क्लिनिकल वर्क के अलावे ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट लिया। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग 30 सर्जन्स को एक समय में दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग 3 साल का है। अब तक 20 से ज्यादा सर्जन्स ट्रेंड हो चुके हैं। डॉक्टर त्रेहान ने नंबर ऑफ साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किया एंड चेयर्ड साइंटिफिक सेशंस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इन USA, UK, जापान, चाइना एंड इजराइल। डॉक्टर नरेश त्रेहान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के प्रेसिडेंट रहे हैं।
तो कार्डियोवास्कुलर सर्जन डॉक्टर नरेश त्रिहान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सीधे उनसे रूबरू होते हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य में, हमारे खास एपिसोड, हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। थैंक यू। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये हृदय रोग क्या है, कैसे होता है, किसी को क्यों होता है ये? पहले मैं एक बात कहूं, क्योंकि डॉक्टर ठाकुर जिनकी मेमोरी में आपने ये प्रोग्राम भी बनाया है, वो बहुत ही अहम डॉक्टर थे। मेरा उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, हम उनको हेल्प भी करते थे यहाँ उनके हॉस्पिटल में। पर ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे अपराइट डॉक्टर, इतने नॉलेजेबल डॉक्टर जिसने बिहार की कार्डियोलॉजी के लिए कितना किया, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं उस पर दुख प्रकट करना चाहूँगा। जी सर। तो अब आप पूछें क्वेश्चन। जी, हृदय रोग के बारे में बताएं, क्या है ये, क्यों होता है ये? ये एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है हमारे सामने, खास करके हिंदुस्तान में। क्योंकि जब ये हमारी अभी रियलाइजेशन हो रही है और बढ़ती जा रही है कि दुनिया में जैसे अमेरिका है या यूरोप है, वहाँ पे 5% लोगों को हृदय रोग होगा। उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान में हमें अब रियलाइजेशन हो रहा है कि जो अर्बन एरियाज हैं, सिटीज वगैरह में रहते हैं, उनके 15% लोगों को ये प्रॉब्लम होगा। और यही नहीं कि जो रूरल एरिया में भी रहते हैं उनको भी 8 से 10% लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसके 3 पहलू होते हैं। एक तो ये कि ये पैदाइशी ही बच्चा पैदा हो, कोई 1 से 2% जो लाइव बर्थ्स होते हैं दुनिया में, उनमें ये प्रॉब्लम होता है। होल इन द हार्ट है, कनेक्शन ठीक नहीं है, कई तरह के प्रॉब्लम्स। हाँ, उनमें से 90% ठीक हो सकते हैं। पर यह है कि उनकी डायग्नोसिस ठीक टाइम होनी चाहिए। दूसरा होता है जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि बचपन में 5 साल 7 साल की उम्र में एक रूमेटिक फीवर होता है। वो रूमेटिक फीवर बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। तो अगर जो वो ठीक ट्रीट नहीं हुआ, नहीं डिटेक्ट हुआ, इवन भी हो गया, कुछ लोगों को वो जोड़ों में तकलीफ करेगा और उसके साथ साथ हार्ट के वेल्व जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आने वाले सालों में वो वेल्व जो है, उसकी उम्र जो है, जो वेल्व चलना चाहिए 70, 80, 90 साल, वो 20-30 साल की उम्र में ही खराब हो जाता है। जी डॉक्टर, इसके सिम्टम्स क्या है और इसे कैसे क्योर किया जा सकता है, इस पे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। श्याम नारायण है बांका से। श्याम नारायण जी, स्वागत है आपका मौर्य में, सवाल पूछिए अपना। जी हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब हैं सर? जी डॉक्टर साहब से आपकी बात हो रही है, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ सर, ऐसा है सर, हमारा उम्र है 52। हाँ जी। जी सर, तो बाएं से माने इसमें हर छाती में बाएं तरफ कभी कभी दर्द होता है, तो हल्का दर्द होता है, एहसास होता है कि भारी है, दर्द है। तो अब स्थिति है कि हमको कभी कभी लगता है कि कहीं डॉक्टर के यहाँ चले, अच्छे तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये दर्द होता है, ये कोई एक्टिविटी जैसे आप तेज चलें या खाना खा के चलें तेज, तो कुछ तकलीफ होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो अचानक जैसे बैठे हुए हैं या सो भी रहे हैं। हाँ, तो कितनी देर ये दर्द चलता है? कुछ समय के लिए रहता है सर, मान लीजिए घंटा, आधा घंटा, ऐसा इस तरह से कुछ। अच्छा, और फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, आपके माता पिता या किसी और मेंबर को फैमिली के? जी ना, कभी किसी को तो नहीं हुआ सर। वो बीपी तो रहता था, माँ को भी, पिताजी को भी, तो हमको भी बीपी चेक करवाए ना। तो ये मेरी एडवाइस तो आपको ये रहेगी कि आप अपना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आज ही के दिन पता लग जाना चाहिए कि कोई जो लक्षण आपको हैं उसका कोई हार्ट के से रिलेशनशिप है या और कोई रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम अभी कंट्रोल कर लें कि आगे नहीं बढ़े। तो इसलिए कहाँ जाना पड़ेगा सर, जहाँ उचित आप बताएं। हम कहाँ पे हैं आप? जी बांका से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, बिहार बांका। हाँ, तो वहाँ पे पटना में कुछ ऐसे चेकअप हो सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में तो है ही है, जहाँ हमारा मैदानता है, जहाँ गुड़गांव में, वहाँ तो हो ही सकता है। पर अगर जो इतनी दूर आने की जरूरत ना पड़े तो पटना में कई सेंटर होंगे जहाँ पे ये बेसिक चेकअप हो जाए। उससे कुछ निकलता है कि कोई तकलीफ है तो तब हमारे पास आए, फिर उसको ठीक करेंगे। अगर जो कुछ नहीं निकलता तो ये आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे अपना खान पान करना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है और क्या आपका फ्यूचर है। जी चलिए, इन्हें मतलब पटना में भी ऑप्शंस है, वहां भी जाके अपना ये चेकअप करा सकते हैं। हाँ, बेसिक चेकअप की सुविधाएं हैं पटना में। बिल्कुल। इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रही है, पूजा है पटना से। पूजा, स्वागत है आपका मौर्य में, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, हेलो पूजा, आप तक हमारी आवाज जा रही है? हाँ
जी अपना सवाल पूछिए पूजा। बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो जी अपना सवाल पूछिए। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना। जी हाँ पहुँच रही है। जी जी बताइए। जी मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हम्म। मेरी मम्मी के सीने में दर्द रहता है और जलन और भारीपन रहता है। हाँ पहुँच रही है आप। मेरी मम्मी के सीने में जलन रहती है। इनके मम्मी के सीने में जलन होती है, तकलीफ है, इस तरह की भारीपन परेशानी रहता है, है। दर्द रहता है। हाँ, जिन लोगों को जलन और दर्द होता है तो उनको हृदय रोग का काफी चांस होता है, तो इसको ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उनको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। ये जरूरी है कि उनका अभी चेकअप हो जाए, क्योंकि अगर जो अभी हमें पता लग जाए हार्ट अटैक से पहले कि उनकी कोई प्रॉब्लम है, ध्वनियों में रुकावट है, तो उसको अभी ठीक किया जा सकता है। जो जिनको हार्ट अटैक से पहले हम इलाज कर सकते हैं उनका 99% चांस है कि वो नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जिन लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है उनको 20% में उनमें उनकी डेथ हो जाएगी, 10% हॉस्पिटल पहुंचने से पहले और 10% एक साल के बीच में हार्ट अटैक के बाद। तो इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई सिम्टम आपको हो रहा है, वार्निंग मिल रही है, उसको आपने तवज्जो नहीं दी और आगे जाके नुकसान हो गया, तो उनका चेकअप जरूर होना चाहिए। यानी कभी भी किसी तरह की जलन होती है, कोई दर्द होता है सीने में, तो ऐसे में जल्दी से डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। जरूर मिल लेना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इस तरह की चीजें। अगर जो इग्नोर करेंगे तो बहुत हावी पड़ सकता है आपको। इन फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उससे आ हाँ, सकती है। इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आशीष है मुजफ्फरपुर से। आशीष आपका स्वागत है मौर्य में, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी आशीष सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया। हाँ सर मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं। मुझे करीब 8 साल से अस्थमा है। अच्छा। और मैंने बहुत से डॉक्टर होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई खाया, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं हुआ। कभी आपको आपका एकोकार्डियोग्राफी हुआ हार्ट का? हाँ हुआ था। वो एको ठीक है, उसमें कोई होल वगैरह या कोई वैल्व में प्रॉब्लम तो नहीं है? वो तो डॉक्टर हमें बताया नहीं, लेकिन अभी कुछ नहीं तो ये तो आपको देख लेना चाहिए। अगर जो यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो आप आ जाएं, हम इसको अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। उसको ठीक तो हो जाना चाहिए। अस्थमा भी ठीक हो जाना चाहिए, अगर जो हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाना चाहिए। जी यानी कि इन्हें एक बार गुड़गांव मेदांता द मेडिसिटी जाके वहाँ पे भी एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। हाँ हमारे पास काफी एडवांस सर्विसेज हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि अगर जो अभी तक नहीं डिटेक्ट हुआ तो हम उसको कर लेंगे डिटेक्ट कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों नहीं ठीक हो रहे आप। एक और दर्शक इस वक्त हमसे जुड़ रही हैं, अनामिका हैं। अनामिका जी स्वागत है आपका मौर्य में, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी अनामिका जी अपना सवाल पूछिए। हाँ अनामिका जी नमस्ते। हाँ सर नमस्ते, मैं पटना से बोल रही हूँ। सवाल पूछिए अपना। सर नमस्ते, मैं पटना से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर जी मैं लास्ट सितंबर में 10 सितंबर मैं मेदांता में मेरे हस्बैंड का कार्डियक अभी बाईपास सर्जरी करवा के आई थी, आपने ही किया है। हाँ जी। और सर उनका तो बाकी सब हम लोग 3 मंथ का चेकअप भी करवा चुके। हाँ ठीक है। और वो 6 मंथ का भी 6 मंथ में हमें जून में जाना है उनके पास। अच्छा। तो सर अभी तो पटना में इतनी सीवियर गर्मी है तो अभी उनका वाटर इंटेक 1.5 लीटर ही है। तो सर मैं ये जानना चाहती थी कि वाटर इंटेक पर बढ़ा सकते हैं या नहीं? उनका ये डिपेंड करता है कि हार्ट का फंक्शन पहले से डैमेज हुआ है कि नहीं। अगर जो डैमेज नहीं है, नॉर्मल है हार्ट का फंक्शन, तो फिर ज़्यादा 2 लीटर तक पी सकते हैं। अगर जो कुछ डैमेज है, जैसे उनका हार्ट फंक्शन में पहले हार्ट अटैक हुआ था उनको, हाँ अगर जो शायद उनका संपर्क हमसे टूट गया है। अच्छा खैर जो आप सलाह देना चाहते हैं अपने वो सलाह ये है कि देखो कई लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है तो उनका हार्ट फंक्शन कुछ कमज़ोर हो जाता है। उनके लिए हम बहुत ध्यान से उनको वाटर इनटेक बताते हैं कि ये 1200 से 1500 सीसी से नहीं बढ़ना चाहिए। पर जिसका हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, जिसको पहले हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो ऑपरेशन के बाद भी वो 2 लीटर तक पी सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे में। नहीं जी डॉक्टर, यहाँ पे कई हमारे दर्शक है जो हमसे लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कई समस्याएं उसका समाधान वो चाहते हैं, आपसे सलाह चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद है सिवान से। अरविंद जी स्वागत है आपका मौर्य में, सवाल पूछिए अपना। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। ये हमें जाननी है कि मेरा उम्र 42 साल है और मैं किस तरह की सावधानियां बरतूं ताकि भविष्य में कोई हृदय रोग ना हो सके। हाँ इसका ऐसा है कि जैसे
3 प्रिंसिपल हैं जिससे आप ना ही कि हृदय रोग से बच सकते हैं, पर वैसे भी काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है या किडनी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है। उसमें 3 पहलू ये हैं कि एक तो अपना जो आपका खान पान है उसके ऊपर आपको ये तवज्जो देनी है कि तली हुई चीज़ें और मीठी चीज़ें सबसे कम खानी है। सब्जियां और फ्रूट उससे ज़्यादा, और कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैदा तो ठीक नहीं है, पर मिक्स ब्रेड जैसे बाजरा और गेहूं वगैरह की मिक्स रोटी होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्थी होती है। तो अगर जो आप ऐसी चीज़ें लेंगे तो आपका ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होगा तो वो हार्ट की ध्वनियों में उसका जमा होना नामुमकिन होगा। तो इसीलिए एक अगर जो आप शुरुआत से ही डाइट को कंट्रोल में रखें, मैं नहीं कहता कि कभी कुछ ना खाएं, पर यह है कि जैसे आप लोग शादी वगैरह में जाते हैं वहां पे देखा कि एक सब चीज़ घी में तैर रही है, उसके बाद जलेबी है, रबड़ी है, गुलाब जामुन है, उसके बाद कुल्फी भी है। तो ये नहीं है कि आप सब कुछ इकट्ठा ही खा लो। ये जरूर है कि एक जलेबी खाने में नुकसान नहीं है, आधी कुल्फी या आधा गुलाब जामुन खाने में नुकसान नहीं है, पर ये होता है कि लोग जो क्योंकि खाने के जैसे हमारी शादियां वगैरह या जो भी सेलिब्रेशन होता है, ऐसा होता है कि लोग ध्यान नहीं रखते। ये मैं चाहता हूं कि इतनी एजुकेशन हो जाए कि हर चीज को थोड़ी क्वांटिटी में खाना है और ये नहीं कि रोज खाना है। दूसरा, क्योंकि आज की लाइफ में हमारी जो एक्सरसाइज होती थी नॉर्मली हमारी लाइफ में, पहले के लोग साइकिल चलाते थे या पैदल चलते थे या हल चलाते थे या जो भी काम करते थे वो खत्म हो गया है। आज सब कुछ ऑटोमेशन से, ट्रैक्टर बन गए, मोटरसाइकिल बन गए, गाड़ियां बन गई, तो लोगों का जो नॉर्मल एक्सरसाइज थी वो भी बंद हो गई। लाइफस्टाइल पूरी तरह से कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है, इसका असर भी खासतौर पे पड़ता है। हाँ, नहीं हम तो इसलिए कहते हैं कि अगर जो सुबह 1 घंटा जैसे 45 मिनट अगर जो एक शख्स एक्सरसाइज कर ले, जिसमें जैसे 4 किलोमीटर पैदल चल ले तेज या 40 मिनट में, या और उसके साथ कोई रिलैक्सेशन, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत बढ़ गया। आप देख रहे हैं कि आप रोड रेज कितना है, हर एक के ऊपर काम का स्ट्रेस है, बच्चों का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। इसको कम करने के लिए योगा से बढ़िया चीज नहीं है। चलिए, तो बिहार स्कूल तो योगा का बहुत ही फेमस है, तो इसलिए बिहारियों को तो बहुत ही आसान होगा योगा सीखना। डॉक्टर, एक और खास बात पे आपसे यहाँ ये करना चाहूंगी। अन्ना हजारे जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम उन्होंने छेड़ी थी, अनशन पर जब वो बैठे थे, उस दौरान आपने उनका चेकअप किया था। हाँ, जी, इस बारे में कुछ बताइए। नहीं, ऐसा था कि अन्ना जी मेरे पेशेंट रहे हैं पहले, उनको हाई ब्लड प्रेशर का कुछ तकलीफ थी, तो हम ट्रीटमेंट कर रहे थे उनके। तो जब ये वाकया हुआ कि उनको जेल में रखा गया, वहाँ उसके बाद उन्होंने बोला अब रिहा हो जाओ, तो उन्होंने बोला जी मैं तो किसी और डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, डॉक्टर त्रिहान को बुलाओ। तो रात को 11 बजे मैं गया, उनकी रिक्वेस्ट पे पुलिस वालों ने बुलाया। उसके बाद उनको देखा, उनका चेकअप किया, सब दवाइयां एडजस्ट कर दी कि उनको जो स्ट्रेस में थे वो ठीक रहे। फिर उनका ये हुआ कि अब लंबा अनशन होना है या रामलीला ग्राउंड जा रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो, मैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप ही लोग मेरा ध्यान रखें। तो ये तो हमारा फर्ज है कि एज ए डॉक्टर के हर एक का ध्यान रखना, स्पेशली जो हमारे पेशेंट रह चुके हैं। तो हमने पूरे 36 डॉक्टर्स की टीम बनाई, क्योंकि ये मैदान में पड़े हुए थे, 74 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, और वो अनशन उनको ठीक तो नहीं था उनके लिए, पर उन्होंने किया, क्योंकि वो कहते हैं आप फिक्र मत करो, मैं तो रोज करता हूँ। तो इसलिए उनको काफी। उस दौरान क्या कुछ मुश्किलें आई थी क्या? क्योंकि एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि बहुत ज्यादा परेशान है अन्ना हजारे। नहीं, वो एक दिन ऐसा था कि उनके जो नंबर्स थे वो थोड़े गड़बड़ हुए कि उनका यूरिया क्रिएटिनिन और वो बढ़ रहा था, कीटोन। तो उसमें क्या हुआ, हमने उनको बोला कि ये तो डेंजरस है, अब हमें तो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो वो बोले अच्छा कल तक आप देख लेना, कल सुबह ब्लड टेस्ट कर लेना, फिर मैं देखूंगा। उन्होंने कहते हैं कि रात को 6 लीटर पानी पिया है और उनके जो वॉश आउट हो गया सब कुछ पॉइजन्स, और फिर उनका सुबह ब्लड किया टेस्ट तो उसमें कम हो गए वैल्यूज। तो इसीलिए हमने कहा ठीक है, अब तो मतलब आपने जो किया है सो किया है। एनीवे, वो जो 10-12 दिन थे वो काफी स्ट्रेसफुल रहे हमारे लिए भी, क्योंकि वो वहां पर कुछ उनको हो जाता तो मेरे को तो शायद देश छोड़ना पड़ता क्योंकि लोगों को इतना वो था, ट्रस्ट था कि इनका ध्यान रखना है। पर उससे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आई बाद में कि 50,000 से लेके 1 लाख आदमी वहां सारा दिन रहे और 12 दिन रहे हैं लोग। पूरे देश का समर्थन था उनके साथ, वहां खड़े रहना, इतने कभी बारिश हो रही है, हम और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर, लेकिन इस वक्त एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अमित है पटना से। अमित जी, स्वागत है आपका मौर्य में, सवाल पूछिए अपना। धन्यवाद। ये मेरे साथ हार्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल करीब 2-2.5 सालों से काफी बढ़ा हुआ है, और सारे तरह के कोलेस्ट्रॉल, ये लगभग 212 है मेरा कोलेस्ट्रॉल,
और ट्राइग्लिसराइड्स भी मेरे बढ़े हुए हैं, वो 244 है। हाँ, तो ये VLDL भी 34 है और LDL भी 3.2 है। ये सब हायर साइड में है। हाँ, नहीं, ये तो आपने सही कहा। प्रॉब्लम लगातार 2-2.5 सालों से मेरा गड़बड़ाया हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे अप्रहेंशन मेरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल की जो दवाएं हैं उनका भी एडिक्शन है, तो दवा लेने में मुझे डर लगता है। नहीं, आप मेरी बात सुन ले जरा 1 मिनट। मैं ये समझ गया आपकी बात कि आपके कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स और कोई तकलीफ नहीं है। इसके ऊपर आप बिल्कुल खुद काबू पा सकते हो, और उसके काबू पाने के ये तरीके, जैसे मैं पहले बोल रहा था, कि अपना खान पान जो है उसके अंदर जो तेल की उपयोग है उसको बिल्कुल ही कम कर दें। मतलब दिन में 15 सीसी से ज्यादा तेल का उपयोग नहीं होना चाहिए, और तेल भी, घी नहीं यूज करना चाहिए, मक्खन नहीं यूज करना चाहिए। जैसे ऑलिव ऑयल है या सफोला है, कॉर्नोला है, मस्टर्ड ऑयल है, ये तेल ठीक है। और इनमें मेरी एडवाइस ये है कि हर तेल को, ये 3-4 जो तेल हैं उसको हर 3-6 महीने में रोटेट कर देना चाहिए। एक तो वो है। दूसरा, आप एक्सरसाइज शुरू करें। रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपका जो HDL है वो बढ़ जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर जो आप दूध पी रहे हैं तो दूध की संख्या कम करनी पड़ेगी और टोन्ड मिल्क पीना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड है मिल्क प्रोडक्ट से आता है, या तेल से आता है, या अल्कोहल से आता है, और शुगर से। सो ये अगर जो आप कंट्रोल करेंगे अपना, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये संभावना है कि हमें, जो आप जैसे बोला, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की जो दवाइयां हैं उसका उपयोग शायद ना करना पड़े, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं कि सारी जिंदगी अगर जो कोलेस्ट्रॉल की कंट्रोल की दवाइयां लेनी पड़ती हैं उसकी एडिक्शन हो जाती है। इसीलिए आप पहले तो प्रयास करें कि खुद ही उसको कंट्रोल कर लें। अगर जो नहीं होगा तो फिर दवाइयों का उपयोग करेंगे। इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, सुनील कुमार हैं, यूपी से जुड़ रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका मौर्य में। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं बांदा यूपी से बोल रहा हूँ, सुनील कुमार सिंह। नमस्कार भैया। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी है, उनको वाल्व की प्रॉब्लम है। हाँ जी। उनको मैंने 12 साल पहले ऑपरेट कराया था, बताया था डॉक्टर ने कि वाल्व सिकुड़ गए हैं। इसके बाद लगातार इलाज चलता रहा और अभी नागपुर का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि 3 वाल्व आपके खराब हो गए हैं मिसेस के, और उन्होंने कहा कि हमको 1 वाल्व रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी 4 साल इलाज कर रहे थे, लेनॉक्सिन, कार्डिनॉल एक्स और ब्रूमिल ये चल रही थी। और क्या लगातार सेवन करने से क्या इसके प्रभाव भी पड़ सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, अगर जो वाल्व हैं इतने सिकुड़ गए हैं कि उनकी वजह से फेफड़ों में ब्लड बैकअप हो रहा है या हार्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, तब तो उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि अगर जो ऐसे ही चलाने दोगे तो वो नुकसान बढ़ता जाएगा। अगर जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर जो 10-15 होना चाहिए 50-60 पहुंच जाएगा, तो फिर उसके बाद बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, और वो ऑपरेशन के बाद भी पूरा फायदा नहीं होगा। इसीलिए एक टाइम आता है कि जब वाल्व किस तरीके से बंद हो जाएं कि वो ब्लड का जो हार्ट के थ्रू पैसेज है उसको बहुत बाधा डाल दें, तो फिर उसको ठीक कराना चाहिए। ये जरूरी है। पर ये तो नंबर देख के, कार्डियोग्राफी के नंबर देख के पता लगेगा कि अभी जरूरी है कि कुछ देर आप वेट कर सकते हो। चलिए डॉक्टर, लगातार हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं, कई समस्याएं जिनका समाधान वो चाहते हैं, और साथ ही एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है हमारा दिल, और 1 मिनट में लगभग 60 से 90 बार धड़कता है हमारा दिल। इसलिए हमारे दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। उनसे हम बात कर लेते हैं। आहद है गिरिडीह से। आहद, आपका स्वागत है मौर्य में। सवाल पूछिए अपना। जी हेलो डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार भैया। नमस्कार सर, मेरी उम्र 58 ईयर्स है। मैं झारखंड गवर्नमेंट का टीचर हूँ, सरकारी विद्यालय का। हाँ जी। और मुझे सफोकेशन होता, भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है, बहुत घबराहट होने लगती है। ट्रेन में, बस में मैं सफर नहीं कर पाता हूँ। सवाल पूछिए। तो अगर जो आप तेज चलते हैं तो कोई तकलीफ होती है? चलने फिरने में सर कोई तकलीफ तो नहीं होती है। लास्ट ईयर जो है 17 अप्रैल 2009 को मेरा जो है मेजर ऑपरेशन हुआ था। हाँ। गॉल ब्लैडर का। हाँ जी। उसके बाद से हम बहुत वीकनेस फील करते हैं। छत वगैरह पर चढ़ते हैं तो थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है। और नहीं, ये जो आपने लक्षण बताए हैं
जी वो, और जो आप वीकनेस की बात कर रहे हो कि छत पे चढ़ने से वीकनेस है, तो ये हो सकता है कि ये हृदय का प्रॉब्लम भी हो साथ साथ। तो इसलिए इसको भी वही तरीका है, जब ऐसे सिम्टम आए तो उसको चेक करवा लेना चाहिए। ये जो है वो सिंपल टेस्ट से, स्ट्रेस एको से पता लग जाएगा कि आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जो नहीं कर रहा तो उसको ठीक करना चाहिए। अब नहीं तो अगर जो नहीं भी सब कुछ ठीक निकलेगा तो तसल्ली हो जाएगी कि लाइफ में कोई खतरा नहीं है। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि उसका चेकअप करवा लेना चाहिए भैया। डॉक्टर, अब हम कुछ हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं आपसे, क्या कुछ मेजर सिम्टम्स है इसके? हाँ, जैसे हार्ट अटैक का मतलब ये है कि जो हार्ट की 3 मेन ध्वनियां हैं उसके अंदर वो फैट जम गया है और वो नैरो हो गई है, कि जो क्योंकि जैसे गाड़ी का इंजन है वो पेट्रोल के बगैर नहीं चलता, ये हार्ट हमारा बॉडी का इंजन है, ये ब्लड के बगैर नहीं चलता। तो अगर जो ध्वनियों में रुकावट आ गई और पूरा ब्लड नहीं मिलता, स्पेशली जब हम कुछ काम करते हैं, तो उससे ब्लड ना पहुंचने से हार्ट को में चेस्ट पेन होनी शुरू हो जाती है। तो उसकी आप कहेंगे कि मैं तेज चलता हूं तो मेरे को कुछ छाती में कुछ तकलीफ होती है, जब मैं रुक जाता हूं तो आहिस्ते आहिस्ते वो ठीक हो जाती है। ये क्लासिकल साइन है एंजाइना का। पर एंजाइना कई रूप कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। कई बार तो वो गले में चोकिंग होती है, कई बार जबड़े में दर्द होती है। तो अगर जो कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से बार बार ऐसा हो तो इसका मतलब एंजाइना हो रहा है, उसको चेकअप कराना चाहिए। सबसे बड़ी वार्निंग मैं देना चाहूंगा जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज वालों को चेस्ट पेन या बर्निंग नहीं होती, क्योंकि उनकी जो नर्व्स हैं वो डायबिटीज की वजह से डेड हो जाती हैं। तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है लाइफ में, क्योंकि उनको कई बार पता लगता है जब हार्ट अटैक हो गया। इसीलिए डायबिटिक्स के लिए हमने रूल बनाया है कि उनका चेकअप फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, ये देखने के लिए कि बढ़ रहा है कि नहीं। और आज के जमाने में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जिसको हम सीटी एंजियो कहते हैं, 256 स्लाइस सीटी एंजियो है हमारे पास, जिसके अंदर दाएं वेन में देके हार्ट की नलियों की पूरी एक्यूरेट पिक्चर आ जाती है। तो ये भी नहीं कि तार डालनी पड़ती है। उस 256 स्लाइस का ये फायदा है, ये सबसे नई मशीन है कि इससे एक्सरे की रेडिएशन नहीं मिलती। जो पुरानी मशीनें हैं 64 स्लाइस की, उनमें रेडिएशन बहुत ज्यादा होता था। इसलिए आज के दिन में सीटी एंजियो एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग डिवाइस है। जिसको हाई रिस्क ग्रुप में मानते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको डायबिटीज है और जिनको हाइपरटेंशन या किडनी डिजीज है, उनको हम हाई रिस्क ग्रुप मानते हैं। उनके लिए स्क्रीनिंग हम रूटीनली 35-40 साल की उम्र में एक बार कर लेते हैं, देखने के लिए कि हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसको बंद करें, उसको रोकें, उसको रिवर्स करें। अगर जो नहीं हो रही तो ठीक है, और बढ़ गई है बहुत तो उसको ठीक करें। बिल्कुल, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे विस्तार से। एक दर्शक इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। विवेक है पटना से। विवेक जी, स्वागत है आपका मौर्य में, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार भैया। मेरे चेस्ट के बीच में दम दर्द रहता है 2 साल से जी। ये सारा टाइम रहता है कि कभी कभी आता है? नहीं, दर्द रहता है ये 2 साल से। 2 साल से ये दर्द है इन्हें? दर्द वो बना रहता है सारा टाइम? हाँ, तो यूजुअली ऐसा होता है कि ये स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नॉर्मली होता है। और कई बार ये जो आपकी छाती में अगर जो कोई प्रेशर बन रहा है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, तो उससे होता है। तो इसलिए आपका एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे जरूर होना चाहिए देखने के लिए कि कोई उसमें ग्रोथ तो नहीं है। यानी चेकअप होना जरूरी है, क्योंकि 2 साल से बना हुआ है ये ठीक नहीं है। इसको मतलब ये वो ना हो कि बात बढ़ जाए और फिर हमें पता लगे। यानी बिना इग्नोर करते हुए जल्द से जल्द इन्हें हाँ, क्योंकि देखो अगर जो जल्दी पकड़ी जाए जो चीज, उसका तो जड़ से हम निकाल सकते हैं। अगर जो बहुत बढ़ गई, डिसेमिनेट होगी, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर लोगों को तकलीफ बढ़ती जाएगी। इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सूरज है मुजफ्फरपुर से। सूरज, आपका स्वागत है मौर्य में, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, मेरा अरोटा ग्राफ्ट हो चुका है। अच्छा। 53 इयर्स मेरी उम्र है। हाँ जी। और मेरा जब हुआ था 93 में, हाँ, तो उस समय हमको इंटरप्टेड एरोटिक आर्च मिला था लोगों को। अच्छा। बिटवीन कॉमन कॉर्टॉइड एंड सबक्लेवियन आर्टरीज। हाँ, ठीक है। विद सीवियर पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक आर्टियल हाइपरटेंशन। अच्छा। तो हमको गोटेक्स ग्राफ्ट लगा था, मद्रास में लगाए थे। हाँ। तो उसके असर हम ठीक है, मोटामोटी तो ठीक है सर। हाँ, अब हम चाहते हैं कि मद्रास जाना ना, हमको दिक्कत हो रही है। हाँ, हम चाहते हैं सर कि आपके यहाँ हम चेकअप करवाना।
हाँ, ये तो सही है कि चेकअप तो होना चाहिए, और आपको बहुत खुशी है कि आप हमारे पास आ जाएं, उसका पूरा चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे में भी वो एओर्टा की जो सर्जरी का बहुत बड़ा सेंटर है हमारा, इसलिए सारे साधन हैं। जी, यानी वहां जाएं और वहां पे भी चेकअप कर देंगे उनका पूरा। जी, इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, पटना से है मिहिर। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ऐसा है, डॉक्टर नरेश त्रेहान जी का बिहार की धरती पे हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपको दिल्ली में भी देख चुका हूँ, कई कार्यशालाओं में भी मैं आपका प्रदर्शन को बखूबी देखा है, और आप बहुत ही उच्च स्तरीय डॉक्टर हैं, पूरे भारत स्तर के। और आपसे एक विनम्र निवेदन है डॉक्टर त्रेहान जी। हाँ जी। बिहार बहुत ही गरीब और पिछड़ा प्रदेश है। हाँ जी। और यहाँ पे हार्ट डिजीज के, मधुमेह के रोगियों में काफी वृद्धि हो रही है इन दिनों, विगत दिनों। हाँ जी हाँ। और आप लोग नहीं, मेदांता इंस्टीट्यूट तो खैर प्राइवेट है, और वहाँ तो बड़े बड़े लोग ही इलाज करा सकते हैं। क्या आप बिहार वासियों के, गरीब के लिए कुछ सोचा है? हाँ। और मेरा एक सलाह होगा आपसे कि आप एक बिहार में आप फ्री सर्विस दें, क्योंकि यहाँ के जो बीपीएल एपीएल के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको आपके द्वारा, आपके टीम के द्वारा चिकित्सा उपलब्ध हो तो ये काफी खुशी की बात होगी। हाँ, नहीं है तो आपने बहुत मौके पे बात करी है, क्योंकि आज मैं आया ही इसीलिए हूँ कि 2000 पेशेंट, फ्री पेशेंट तो अभी देख के हमारा कैंप चल रहा है यहाँ के लिए, पटना वालों के लिए, और वहाँ पे एक स्पेशल बस भी है जिसके अंदर लेडीज के लिए मैमोग्राफी भी होती है कि उनकी कैंसर की पूरी चिकित्सा हो जाए। तो ये बस जो है कल 2 दिन बाद ये छपरा की तरफ जा रही है, और ये सारा बिहार मतलब टूर करेगी ये बस, और ये फ्री कैंप हो रहा है हमारा, सारी टीम जा रही है। तो इसलिए ये अच्छी बात है आपने कही है, और हमारे को पूरा एहसास है कि यहाँ लोग हैं जिनको कोई सुविधा नहीं पूरी है, तो वो हम अभी पहुंचा रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। आज ये भी चर्चा हुई है कि एक पटना में सेंटर खोला जाए जहां पे एटलीस्ट जांच तो ठीक तरह से हो जाए, लोगों को ऐसा ना हो कि हर छोटी चीज के लिए दिल्ली जाना पड़े या कहीं बाहर जाना पड़े। हम ये चाहते हैं कि कोई उच्च दर्जे का एक यहाँ पे सेंटर बना लेंगे हम मेदांता की तरफ से, जिसमें आप लोगों की सबकी हिफाजत की जाए और उसकी कॉस्ट भी कम हो। चलिए, मौर्य के जरिए लोग आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप अपनी सहायता यहाँ भी लोगों को प्रदान करें। यहाँ के भी जो लोग हैं वो आपके जो सलाह होते हैं, जो सुझाव होते हैं, आपके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसका फायदा वो उठा सके। नहीं, बिल्कुल, ये हमारा भी यही विश्वास है कि इसको करना चाहिए बिहार में। और जब मैं आया हूँ तो काफी परिवर्तन हुआ है पटना में, तो इसलिए सुविधा के लिए बहुत जरूरी है, और हम करेंगे जल्द से जल्द, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ मैं। चलिए, ये एक आश्वासन मौर्य के स्टूडियो के जरिए आपको दिया जा रहा है। डॉक्टर नरेश त्रेहान दे रहे हैं कि इनकी जो सुविधाएं हैं, इनकी जो सहायता है, वो आप लोगों को, आप तमाम लोगों को, बिहार के लोगों को जरूर मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने बता ही दिया। जी, इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़े, उनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक है पटना से। अशोक जी, स्वागत है आपका मौर्य में, सवाल पूछिए अपना। हाँ, डॉक्टर साहब को सबसे पहले मेरा प्रणाम। नमस्कार भैया। हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे थे कि 7 सितंबर को हमारा एक्सीडेंट हो गया। ओह सॉरी। उस समय में हमारा डायबिटीज नहीं था। अच्छा। और बाद में डायबिटीज, अमेरिकन डायबिटीज क्या है, डॉक्टर लोग बोला हमको, दवा चल रहा है। हम कोलेस्ट्रॉल का भी कराए तो हम बॉर्डर लाइन पर हैं। अच्छा। तो इस पोजीशन में हमको क्या करना चाहिए? नहीं, ये कई बार ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर डायबिटीज की तरफ रुख चल रहा है, पर कोई ऐसी घटना हो जिससे बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़े, तो वो फिर डायबिटीज बाहर आ जाती है। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए 3 चीजें करनी है। मैंने ये जैसे भी पहले भी बोला, एक तो आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल लाना है कि जिन चीजों से, जैसे चावल हैं, आलू हैं, ये मैदा है, इन चीजों का तो उपयोग बिल्कुल कम कर दें आप, और सब्जियों की तरफ ज्यादा जाएं। फ्रूट भी वैसे जो ज्यादा मीठे ना हो, और एक आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करना है 1 घंटा रोज। अगर जो आप 4-5 किलोमीटर चलोगे उससे फायदा होगा, और रेस्ट पूरा मिलना चाहिए। अगर जो आप ये 3 चीजें करोगे तो हो सकता है कि वो दवाइयां आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएं और डायबिटीज कंट्रोल में आ जाए। डॉक्टर, सबसे फायदेमंद और सबसे इजी उपाय अगर कोई है तो वो ये है कि लाइफस्टाइल में बदलाव होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, खान पान पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी स्वस्थ रहा जा सकता है। जो इस तरह की परेशानियां होती है उससे छुटकारा पाया जाए। बॉडी का बैलेंस होना चाहिए
कि मोटापा सबसे बुरी चीज है, क्योंकि अगर जो जितना आप अंदर डालोगे उतने उसको यूज नहीं करोगे तो वो बैंक बैलेंस की तरह बढ़ता जाएगा और वो आपको बहुत हानि पहुंचाएगा। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले फॉर हेल्थ। चलिए यहाँ पे रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे महा एपिसोड हेलो डॉक्टर में। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो आपकी समस्याओं का लगातार समाधान कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। शशि भूषण है मोतिहारी से। शशि भूषण जी, स्वागत है आपका मोर्य में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, अक्टूबर 2010 में मैंने अपने पत्नी का बीएमडी करवाया था। हाँ जी। और सर उसके बाद से मैं रेगुलर चेकअप में हूँ, आप ही का टीम के सपोर्ट से आईजीआईसी में मैंने करवाया था। अच्छा। और सर उसमें एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब था, वो तो ब्लेनक्सिन और एमिफ्रो वो तो है, लेकिन एवरी 21 डेज पर पेनिड्योर लेना है सर। वो मुझे पता चलता है कि लाइफ लॉन्ग लेना है सर, कि कुछ उसका बीच में रोकना है, कि कुछ ऐसा कुछ करना है सर? नहीं, 35-40 साल के बीच में उसको रोका जा सकता है सर। अभी तो वाइफ का एज है 28, तो मतलब 35-40 साल तक एवरी 21 डेज में लेना जरूरी है? 35 साल तक तो लेना चाहिए, जरूरी तो नहीं है, पर मतलब उससे प्रोटेक्शन होता है कि वाल्व डिजीज शायद आगे ना बढ़े। तो क्योंकि बीएम, खास करके बीएम भी हुआ है, तो वो उसमें जितना टाइम निकल जाए उतना अच्छा है। ये तकलीफ तो होती है हर 3 हफ्ते लगवाने में, पर उसका फायदा भी बहुत होता है। अभी इन्हें क्या करना चाहिए? अभी 35 साल की उम्र तक इनकी वाइफ को पेनिड्योर कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर, इसके अलावा हम बात कर रहे थे हार्ट अटैक के बारे में। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है और उस टाइम कोई मेजर फैसिलिटी हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए एट अ टाइम? देखो, ऐसा है कि आपको पहला एहसास क्या होगा कि हार्ट अटैक हो रहा है, कि छाती में दर्द हो या जलन हो या टाइटनेस हो, जो 10-15 मिनट में ठीक नहीं होती, जो आपने, क्योंकि कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि मेरे को बदहजमी है, भारी खाना खा लिया था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो जो आपने करना है पुदीना हरा या अपनी अमृत धारा या जो ग्रैंड मदर की थेरेपी है वो करके, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो 2 काम करने हैं। एक तो घर में अगर जो इकोस्प्रिन हो, इकोस्प्रिन को डाल के पानी में ग्लास में घोल के और उसको पी लें। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट जो है उसकी स्टिकीनेस कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक की प्रोग्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, और कोई दवाइयां जो हैं, अगर जो सॉर्बिट्रेट किसी के घर पे हो तो उसकी आधी गोली लेके जबान के अंदर लेके लेट सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों करते हुए भी कि सीधा जो नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर है उसके पास पहुंचना चाहिए, कि पता लग जाए कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं। क्योंकि अगर जो हार्ट अटैक हो रहा है और उसके पहले 60 मिनट में आप डॉक्टर तक या फैसिलिटी तक पहुंच जाएं, तो उसका आप आजकल तो छोटे नर्सिंग होम्स में भी स्ट्रेप्टोकाइनेक्स एक दवाई होती है जिससे वो क्लॉट को बस्ट किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। तो वो अगर जो किसी के पास उपलब्ध होगी तो वो ठीक हो सकता है। इसीलिए मेरी ये एडवाइस है कि हो सकता है कि आप जाएं और वहां पे कुछ ना निकले, वो फिर भी आप सोचें कि अच्छी किस्मत है कि मेरे को कुछ नहीं निकला, पर ये ना चूकें कि अगली बार मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ऐसे कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार फॉल्स वार्निंग मिलती है, फिर 2-4 साल बाद असली हो रहा है तो फिर लोग कहते हैं मैं नहीं जाता और हार्ट अटैक हो जाता है। तो इसलिए अपनी हिफाजत के लिए हार्ट अटैक से बचना, जिसका एंड रिजल्ट बहुत भयंकर होता है, जो भी एफर्ट आप करेंगे वो कम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसका चेकअप जितनी जल्दी हो सके उतना हो। यानी ये कुछ इमीडिएट ट्रीटमेंट्स थे जो अभी आपने बताया, अगर हार्ट अटैक आता है किसी को तो बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्डियक केयर के बारे में, तो उस समय में ट्रीटमेंट के क्या कुछ अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है? हाँ, वो 3 सेगमेंट है ना उसके। 3 सेगमेंट ये है जिसको हम कहते हैं वेलनेस। वेलनेस में ये है कि हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं पहले ही रिस्क टेस्ट की, और हमारा ये एडवाइस है कि 30 साल की उम्र तक हर एक सिटीजन को एक अपना स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, जिसमें हम देख लेंगे कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं है, कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डायबिटीज तो नहीं हो रही, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा। अगर जो वो नहीं है तो फिर हम उसको 5 साल बाद करेंगे चेक। जिसको हमने देख लिया कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको फिर हम पहले से ही चौकन्ना करेंगे, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज करेंगे। और अगर जो लगता है कि इनको कुछ डेवलप हो रहा है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन, जो मैंने बोला सीटी एंजियो होता है 256 स्लाइड सीटी, उससे स्ट्रेस टेस्ट से, थैलियम स्कैन से, वो तो खैर अब हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज होगा, पर वो फिर अर्ली डिटेक्शन करने का हमारा प्रयास होता है। अगर जो उनको ऐसी पहुंच गई है बात के हार्ट की नलियों में, ध्वनियों में
70, 80, 90% ब्लॉकेज आ गया है जिससे लाइफ को खतरा है, तो फिर उसको दो तरीके हैं ठीक करने के। एक तो तरीका है कि उसमें वो छल्ला या स्टेंट जिसको हम कहते हैं, अगर जो वो ब्लॉकेज छोटी है, लंबी नहीं है और आर्टरी के शुरुआत में नहीं है, बीच में है, तो वो स्टेंटिंग के लायक अच्छी होती है। दूसरा, अगर जो 2 स्टेंट से ज्यादा लगाने पड़ते हैं, जैसे 3 या 4, हर स्टेंट का ये नुकसान है कि 10% चांस होता है बंद होने का। तो अगर जो 3-4 स्टेंट लगेंगे तो 40% है कि फिर प्रॉब्लम होगा और उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्सक्यूज मी। उन लोगों का जिनकी मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, जिनकी लंबी ब्लॉकेजेस हो और आर्टरीज के शुरुआत में हो, उनका रिजल्ट बाईपास सर्जरी से बेहतर रहता है। अब बाईपास सर्जरी के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि आज के दिन ये जरूरी नहीं है कि हम हर एक की छाती बीच में से खोल के बाईपास करते हैं। अब हमारे पास रोबोट भी है, पोर्ट एक्सेस टेक्निक भी है, तो काफी सारे लोग हैं 50% जिनका पूरा चेस्ट खोलना ही नहीं पड़ता। तो हाँ, छोटे छोटे इंसिजन से उनका पूरा बाईपास हो जाता है। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि पेशेंट्स के ऊपर कम से कम ट्रॉमा हो और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी हो। जी डॉक्टर, दर्शकों को आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसलिए हमारी कोशिश है। इस वक्त एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। धीरज है सहरसा से। धीरज, आपका स्वागत है मॉर्निंग में, सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून भैया। एक्चुअली मेरा एज 27 इयर्स है और अभी मुझे पिछले 10 दिन से थोड़ा चक्कर और गिडनेस टाइप का लग रहा था, तो मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया। हाँ। तो मेरा ट्रिग्लिसराइड 230 mg है सर। हाँ। तो फिर यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि हो सकता है कि आपको मेडिसिन लेना पड़े, तो मैं क्या करूँ उसके लिए? मैं नहीं, पहली बात तो ये देखना कि आपकी डाइट क्या है। दूध पीते हो आप? जी सर, पीता हूँ। हाँ, कितना दूध पीते हो? हाफ केजी। तो वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ट्राइग्लिसराइड दूध पीने वालों का बढ़ जाता है। तो इसका 2 काम कर सकते हो, एक तो दूध आधा कर दो और उसको टोंड कर दो, उसमें से कुछ मक्खन निकला हो, उसी से हो सकता है ठीक हो जाए। और अपनी एक्सरसाइज करो, दवाई लेने की अभी जरूरत नहीं है। अगर जो उसके बावजूद भी हाई रहेगा तब सोचेंगे। इस वक्त एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यम है लखीसराय से। सत्यम, स्वागत है आपका मॉर्निंग में, सवाल पूछिए अपना। सत्यम, आप तक हमारी आवाज जा रही है? चलिए, शायद उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से क्योर किया जाए अगर किसी को हार्ट अटैक आता है एट अ टाइम। तो इसके अलावा फिर हमने बात की थी उससे पहले कि बाय बर्थ जब किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है हार्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में किस तरह से पता चले, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं उसके? हाँ, एक तो क्या होता है कि आजकल के दिन में तो ये रूटीन बन गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्टेथोस्कोप लेके उसकी हार्ट बीट सुन ली जाए। वो तो उसी में पता लग जाता है कि उसमें, जिसको मरमर कहते हैं हम, वो मरमर जो ट्रेन डॉक्टर है उसको एकदम में पता लग जाएगी। पर बच्चा जो सिम्टम बताएगा उसमें सांस लेने में तकलीफ, नीलापन, जब बच्चा रोता है तो नीला हो जाए, फीड ठीक नहीं ले रहा और वेट गेन नहीं हो रहा। अगर जो ये 3-4 चीजों में कोई भी चीज है या 2 चीजें हैं तो इमीडिएटली, जिसको हम पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, उससे एको करवा लेना चाहिए। एको करवाने से पता लग जाता है, क्योंकि 2% जो लाइव बर्थ्स होंगे, हेल्थी बच्चे होंगे, उनको भी हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट होगा। और आपको ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर जो उस टाइम डिटेक्ट हो जाता है तो 99% उनको ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए ये नहीं करना चाहिए कि कोई चेकअप ही ना हो बच्चे का। अगर जो कोई ऐसी जगह बच्चा पैदा होता है जहां किसी ने चेकअप नहीं किया और बच्चा, अगर जो कुछ, जैसे मैंने बोला, कोई तकलीफ है, तो फिर तो जरूर जल्दी जाना है। नहीं तो 1-2 साल की उम्र में एक बार चेकअप करा ही लेना चाहिए कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो बाद में हमें पता लगे, जिससे फिर बहुत लेट हो जाए। क्योंकि अभी भी मैं बच्चे देखता हूँ काफी 8-9-10 साल के, जन्म के समय से ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि है कि नहीं है। एक बार पता लग जाएगा, जो नहीं है तो फिर तो आप बेफिक्र हो गए। अगर जो है तो फिर उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताऊं ना आपको कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अब बच्चे जो बड़े हो गए, 9, 10, 15 साल के हो गए, जिनकी अगर जो 5 साल की उम्र से पहले उनकी सर्जरी हो जाती तो वो ठीक रहते। अब उनके फेफड़ों का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो शंट रिवर्स हो गया है, अब उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, फिर वो ट्रेजेडी बन जाती है लाइफ लॉन्ग। तो इसलिए मैं वार्न करता हूं कि अपने बच्चे का एक बार चेकअप जरूर करा लेना चाहिए।
और उससे पता लग जाए कि भी इसको कोई ये हिफाजत है इसकी। एक एक को सिंपल चीज है पर स्पेशलाइज सेंटर में होनी चाहिए और उससे ये पता लग जाएगा कि बच्चा हेल्थी है तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, समय की थोड़ी सी कमी है, आप चलते चलते मौर्य के व्यूअर्स को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताकि दिल की बीमारी उन्हें ना हो, साथ ही क्या कुछ उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या कुछ खान पान होना चाहिए, किस तरह के मेडिटेशंस उन्हें करने चाहिए? देखो, ऐसा मैंने बोला कि 3 गुर हैं और 3 गुर में से जैसे मैंने अपनी लाइफ में 1 घंटा सुबह 6:30 से लेके 7:30 तक इनकॉर्पोरेट किया है योगा और एक्सरसाइज के लिए। उसमें योगा अगर जो आप रेगुलरली करते हो तो आप अपने आप ही मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हो कि मतलब जो कल का टेंशन है वो कल गया और नया दिन शुरू हुआ। नहीं तो अगर जो वो स्ट्रेस कंटिन्यूस होता है तो उससे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर एक बॉडी, हेडेक्स, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सब कैंसर, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए एक तो स्ट्रेस को ब्रेक करना है, उसके बाद लाइट खाना है। अब लाइट खाने का मतलब कई लोग मुझे कहते हैं ये उम्र की वजह से होता है। 30 साल की उम्र से पहले जो मर्जी खा लो, जितना मर्जी खा लो, आपकी एक्टिविटी और मेटाबॉलिक रेट ऐसा होता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। 30 से तब आपका ध्यान होता है कि मतलब बॉडी पे थोड़ा भी ज्यादा खा लो तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको एक वेइंग मशीन लेना जरूरी है, नहीं है तो अपने आप को प्रेजेंट ले लो या किसी को आपको बर्थडे प्रेजेंट दे दे। हर रोज एक समय, जैसे सुबह नहाने से पहले मैं वेइंग कर लेता हूं कि पता लग गया कि कल की क्या हिस्ट्री है। अगर जो बढ़ गया है वेट तो उस दिन और कम खाना खाओ, नहीं बढ़ा तो ठीक नॉर्मल खाना खाओ। तो इसलिए लंच मतलब खाना चाहिए, ये नहीं कि आप सुबह को जी मैं बहुत 3 पराठे सुबह खा ली फिर मैं लंच नहीं खाता, फिर मैं 2 रात को खा लेता हूँ, वो बहुत अनहेल्थी है। आपको ब्रेकफास्ट भी खाना है, प्रॉपर रूटीन होना चाहिए, लंच भी खाना है, थोड़ा ज्यादा नहीं, अपनी एज की वजह से। जैसे 40 के हो जाओगे तो और कम खाओगे, 50 के हो जाओगे तो और कम खाओगे, 60 के और कम खाओगे, और वेट आपको गाइड करेगा। और आप ये कहे कि रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। ये हमारी कल्चर में प्रॉब्लम है कि हम रोज रात को 9, 10, 11, 12 जनरली ऐसा ही देखा जाता है। वही जैसे वो तो सोचते हैं कि जी जश्न मन रहा है। अब तो ये देखोगे शादियां कितनी हैं, बच्चे कितने पैदा हो गए, कोई ना कोई जश्न तो बनता ही रहता है। किसी की एनिवर्सरी हो रही है तो किसी को 50 साल हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा बचना है कि केयरफुल रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कम होगा, सीधी बात। तीसरा जो मैंने बताया था वो ये है कि जो स्ट्रेस और एक्सरसाइज हो गया, ये हो गया, और अर्ली चेकअप करना है अपना। अगर जो ये 4 चीजें आप अपनी लाइफ में कर लो तो ये बेस्ट चांस है कि आप डिजीज से बचोगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से निकालोगे कि बड़ी उम्र में भी आप हेल्थी रहें और भागे दौड़ें। ये मैं वार्न करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा कि भाई कुछ मत खाओ, कुछ मत करो, कुछ नहीं, वो तो सूफीज़्म। खाओ लेकिन ध्यान के साथ खाओ, ध्यान से खाओ, प्रोपोर्शन में खाओ। चलिए डॉक्टर नरेश त्रेहान, आपने अपना कीमती वक्त दिया मौर्य को। तमाम हमारे जो व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे थे उन्हें आपने सलाह दी, टिप्स दिए, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको ऐड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारी वेबसाइट के ऊपर, वेदांता की वेबसाइट के ऊपर ये सारे न्यूट्रिशन के ट्रिप्स अभी लोड हो रहे हैं। हाँ, तो अगर जो आपने रेफरेंस करनी है कि भाई इसमें कितनी कैलोरी होती है, इसमें कितना मीठा होता है, ये खाऊं ना खाऊं, ये सब आपको गाइडेंस जो है 1 मई से मिल जाएगी। 1 मई से। चलिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी डॉक्टर साहब ने कि 1 मई से आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। क्या आपके प्रॉपर डाइट्स होने चाहिए, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों को वो वेबसाइट आप बता दें। हाँ, www.medanta.org या www. आता है ना उसके बाद, हाँ, www.medanta.org। जी, चलिए, ये वो वेबसाइट है जिस पे आप लॉगिन करके आराम से जो भी आपके डाइट है, जो आपको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं जरा 1 मिनट अपना देख लूं दूसरा वाला कौन सा है। जी जी क्योंकि गलती बता दिया लोगों को तो ठीक नहीं है। हाँ, डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि क्या वो वेबसाइट है जिस पे आप लॉगिन करके आप जान सकते हैं। डॉक्टर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती वक्त आपने दिया, हमारे दर्शकों को हमें दिया। थैंक यू, नमस्कार। तो यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे और डॉक्टर के दिए गए टिप्स पर अमल करेंगे तो आप हमेशा रहेंगे स्वस्थ और सुरक्षित। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में हमारे साथ इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप रहें होशियार और संभल कर खाएं खान पान। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।